उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन लगातार जारी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी उपद्रव करेगा, जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उस पर कानून का डंडा जरूर चलेगा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बरेली में हुए बवाल के बाद योगी सरकार एक के बाद एक तगड़ी कार्रवाई कर रही है। मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ उनके करीबी नफीस खान से लेकर अन्य उपद्रवियों तक हर किसी पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। बुलडोजर चल रहा है, फर्जी दस्तावेजों की जांच हो रही है और अवैध कब्जे खाली कराए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। ये वही योगी स्टाइल है जिसमें अगर कोई व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो उस पर गाज जरूर गिरेगी। सरकार का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में भी यही रफ्तार बनी रहेगी और एक के बाद एक ऐसे एक्शन देखने को मिलेंगे जिससे यूपी में उपद्रव फैलाने वालों की, सोचने वालों की भी पहले ही रूह कांप जाएगी, जैसा तौकीर और उनके करीबियों के साथ हो रहा है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तौकीर के करीबी पर तगड़ा शिकंजा। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव और मौलाना तौकीर रजा खान के बेहद करीबी माने जाने वाले नफीस खान का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। इससे पहले बरेली हिंसा जो भड़काने की कोशिश की गई थी, उसमें भी इनका नाम सम्मिलित था। कारण सिर्फ इतना नहीं है कि वो मौलाना के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा, बल्कि इसलिए कि उसके ऊपर अब वक्फ संपत्तियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बमनपुरी क्षेत्र में दर्ज एक रिपोर्ट में नफीस खान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आरोप है कि उसने अपने प्रभाव और नजदीकियों का इस्तेमाल कर एक वक्फ संपत्ति को पहले लीज पर लिया, फिर उसी संपत्ति को अपनी पत्नी और बेटों के नाम करवा लिया। इस खुलासे ने न केवल प्रशासन को चौकन्ना किया है, बल्कि मौलाना तौकीर रजा के पूरे नेटवर्क पर भी निगाहें टिकी हुई है। ये कहानी शुरू होती है इज्जतनगर के पिरबहोड़ा इलाके के मोहम्मद कमर अख्तर से, जिन्होंने कोतवाली में नफीस खान और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया है कि उनकी दादी नन्हो कुजड़ी पत्नी बुद्धा बमनपुरी में वक्फ संपत्ति नंबर 26A में रहती थी। ये जगह 95 वर्ग गज में फैली हुई थी, जिसमें एक मकान और 5 दुकानें थी। नन्हो कुजड़ी खुद अपनी एक दुकान में सब्जी बेचकर गुजर बसर करती थी। उनके परिवार का वक्फ संपत्ति से कोई कारोबारी मकसद नहीं था, बल्कि ये उनकी आजीविका का साधन थी। कमर अख्तर ने बताया है कि उनके बाबा साबिर हुसैन की सब्जी की दुकान कुतुब खाना मंडी में थी और नन्हो कुजड़ी का उनसे भाई बहन जैसा रिश्ता था। नन्हो ने अपनी मौत से पहले ये वक्फ संपत्ति साबिर हुसैन और उनके तीनों बेटों साकिर, जाकिर और नासिर के नाम वसीयत कर दी थी। इसी कड़ी में साकिर हुसैन, जो कमर अख्तर के पिता थे, संपत्ति के वैध उत्तराधिकारी बने। कहानी में मोड़ तब आया जब साल 1996 में नफीस खान, जो उस समय बरेली में सक्रिय कारोबारी और धार्मिक व्यक्ति के तौर पर पहचाना जाता था, साकिर हुसैन के संपर्क में आया। बताया गया कि साकिर हुसैन का नफीस की दुकान पर आना जाना था और इसी दौरान नफीस ने विश्वास जीतकर वक्फ संपत्ति नंबर 26A को 30 साल के लिए अपनी पत्नी फरहत बेगम के नाम पर लीज पर ले लिया। लीज के कागजात बने और कागजों में सब कुछ वैध दिखाया गया, लेकिन अब आरोप है कि इस लीज के पीछे को नीयत कुछ और थी। उस समय किसी को अंदेशा नहीं था कि यही लीज आने वाले वर्षों में पूरे विवाद का कारण बनेगी। 30 साल की लीज 2026 में समाप्त होने वाली थी, यानी अभी भी कुछ महीने बाकी थे, लेकिन नफीस और उसकी पत्नी ने 2022 में ही कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस वक्फ संपत्ति को अपने बेटों के नाम गिफ्ट डीड के जरिए दर्ज करा लिया। कमर अख्तर का आरोप है कि उनके पिता की मौत के बाद नफीस और उसकी पत्नी ने मौका देखकर फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने वक्फ संपत्ति 26A को गिफ्ट डीड तैयार कराई और उसे अपने बेटे मोहम्मद नौमान खान और फरहान खान के नाम करा लिया। इससे पहले तक ये संपत्ति लीज पर थी, लेकिन अचानक मालिकाना हक में बदल गई। ये सब कागजों में ऐसे दिखाया गया मानो असली मालिकों की सहमति हो। हालांकि कमर अख्तर का कहना है कि उन्होंने कभी ऐसी अनुमति नहीं दी, ना ही परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा कोई दस्तावेज साइन किया।
उन्हें जब ये बात पता चली कि उन्होंने तत्काल इस धोखाधड़ी की शिकायत एसएसपी अनुराग आर्य से की। एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। उपद्रवियों पर योगी का एक्शन। नफीस खान के खिलाफ ये पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी उस पर कई बार अवैध कब्जे और फर्जीवाड़ा के आरोप लग चुके हैं। सिविल लाइंस क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल की आड़ में उसने कथित तौर पर नजूल भूमि पर कब्जा किया और वहां करीब 74 दुकानें बना ली। बताया जाता है कि उसने इन दुकानों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और किराया वसूलने लगा। जब ये मामला सामने आया तो नगर निगम ने जांच की और पाया कि ये जमीन दरअसल सरकारी है। इसके बाद निगम ने एक्शन लेते हुए सभी दुकानों को खाली कराया और सील कर दिया। ये घटना अपने आप में बताती है कि किस तरह वक्फ संपत्ति और नजूल भूमि के नाम पर खेल खेला जा रहा था और बरेली हिंसा के बाद इसकी सभी परतें खुलती हुई दिखाई दे रही है। योगी सरकार उनके खिलाफ तगड़े से तगड़ा एक्शन ले रही है। नफीस खान की एक और पहचान है मौलाना तौकीर रजा खान का नजदीकी, जिसने बरेली हिंसा में उनका साथ भी दिया। यही नजदीकी अब उसके लिए मुसीबत बनती दिख रही है। हाल ही में 26 सितंबर को बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद के चलते बड़ा बवाल हुआ था। इस हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उनके कई करीबी सहयोगियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नफीस खान और उसके एक बेटे को भी इसी क्रम में जेल भेजा गया। अब जबकि जांच वक्फ संपत्ति तक पहुंची है तो साफ दिख रहा है कि प्रशासन सिर्फ हिंसा या नारेबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता। अब सिर्फ उसी मामले में कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उन आर्थिक और संपत्ति संबंधी गतिविधियों तक भी पहुंचा जाएगा जिनसे ऐसे नेटवर्क की जड़ें मजबूत होती है। योगी सरकार का भयंकर एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद साफ कहा था कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग जरूर होगी। उनका यह बयान केवल प्रतीकात्मक नहीं था बल्कि आने वाले एक्शन का संकेत था। मौलाना तौकीर रजा को भी जेल भेजा गया है। जेल में है वो अभी भी और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई इसी का प्रमाण है, जिसमें जहां एक और बरेली में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है जो भी इन मामलों से जुड़ा हुआ था, जो भी बरेली हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर नगर निगम, बीडीए और बिजली विभाग जैसे संस्थान भी उनके करीबियों की संपत्तियों की जांच कर रहे हैं। नफीस खान का मामला इसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई होगी ही। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा है कि वक्फ संपत्ति में फर्जीवाड़े की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और जांच नियमानुसार चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम से पूछताछ की तैयारी भी चल रही है और गिफ्ट डीड के मूल दस्तावेजों को वेरीफाई भी किया जा रहा है। अगर फर्जीवाड़े के सबूत मिलते हैं तो नफीस खान और भी ज्यादा फंस जाएंगे। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में भी केस दर्ज होने की पूरी संभावना है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू ये है कि सरकार का रुख बिल्कुल साफ दिख रहा है। योगी सरकार ये दिखाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, कानून से ऊपर नहीं। मौलाना तौकीर रजा लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और कई बार सरकारों के खिलाफ खुले मन से बयान भी देते रहे और बरेली में जिस तरीके की हिंसा भड़काने की उन्होंने कोशिश की उसके खिलाफ भी उन पर कार्रवाई की जा रही। मौलाना तौकीर रजा जल्द ही कोर्ट में पेशी होने वाली है और माना जा रहा है कि इस पेशी के बाद जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। पुलिस पहले से ही उनके बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और उनके करीबियों के वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। नफीस खान का मामला इस जांच में एक अहम कड़ी बन सकता है क्योंकि उसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि क्या वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल किसी बड़े नेटवर्क या राजनीतिक गतिविधियों के लिए तो नहीं किया गया। आने वाले दिनों में नफीस खान और उसके परिवार से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं। नफीस खान का केस सिर्फ एक व्यक्ति या एक वक्फ संपत्ति का मामला नहीं है। ये उस सवाल उठाता है जो धार्मिक नाम पर संपत्तियों का खेल खेलते हैं। ये प्रशासनिक शक्ति का भी प्रतीक है कि अब कानून के दायरे से बाहर कोई नहीं रहेगा। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और अब उनके करीबियों पर भी गाज गिराई जा रही है। योगी सरकार अपने रुख पर कायम है और कोई भी अगर उपद्रव फैलाएगा या फिर कोई अवैध चीजों में शामिल होगा उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।